नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आपको भाषा बोली, वर्णमाला, संधि, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते समय मुझे और आपको एक बात समझनी है जो कि हमने भाषा में पढ़ी थी कि भाषा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? ध्वनि से। और ध्वनि का लिखित रूप कहलाया वर्ण या अक्षर, और वर्ण या अक्षरों को मिलाकर लिखे गए शब्द। तो इसी क्रम में हमारा अगला चैप्टर है शब्द, ठीक है। वर्ण या अक्षर लिए कहां से गए? लिपि से। तो लिपि टॉपिक का जिक्र भाषा और बोली में ही कर चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शब्दों को लेकर कि आखिर परिकल्पना क्या है। तो देखिए समझना, तो हमारा जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है शब्द। चलिए शुरू करते हैं। तो शब्द क्या है कि शब्द हम लोगों ने समझ लिया ध्वनियों के समूह से निर्मित होता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप कहलाया वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षरों के संयोग से जब कोई बनाई गई आकृति तो बन गई शब्द। अब एक समझना मेरी बात को ध्यान से। तो अगर ध्वनि या वर्ण के विषय में आपको पूछा जाए कभी कि कौन सा सिद्धांत है, तो कौन सा है? स्फोटवाद सिद्धांत। और स्फुटित शब्द का मतलब है जिससे अर्थ स्फुटित हो, अर्थ निकले, अर्थ निकाला जा सके, उसे कहते हैं स्फोट। और स्फोटवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्फोटयान। मतलब क्या बोला मैंने, समझ लेते हैं। ध्वनि अर्थात वर्ण की उत्पत्ति जिस सिद्धांत से मानी गई है वो सिद्धांत है स्फोटवाद सिद्धांत। स्फोट का मतलब क्या है? जो मुख से फटे, मुख से निकले, स्फुटित हो, अपने आप अचानक निकले, उसको कहा जाता है ध्वनि। और स्फोटवाद सिद्धांत के अगर कभी प्रवर्तक पूछे जाएं तो जवाब देना स्फोटयान, ठीक है। चलिए इसी क्रम में देखो ध्वनि के बारे में एक बात जो हमें याद रखनी है वो सिंपल ये है कि आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वन्यर्थ यानी ध्वनि अर्थ को, ध्वनि जिसका अर्थ निकाला जा सके, उसको कहा है काव्य की आत्मा। तो एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? ध्वन्यर्थ को। ऐसी ध्वनि जिसका अर्थ निकाला जा सके, और इसको काव्य की आत्मा किसने कहा है? आनंदवर्धन ने, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझे शब्द में अभी हमने बात करी ध्वनि के बारे में, और बात कर लेते थोड़ा सा ध्वनि के बारे में। देखिए तो ध्वनि में क्या है पूरी बात को समझना। अब अपने लिए मुख्य बात आ जाएगी शब्द को लेके। ध्वनि को इतना ही ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत है। देखो शब्द या पद दोनों की परिभाषाएं हैं समान। शब्द या पद क्या है कि सार्थक ध्वनि समूह के योग से शब्द या पद का निर्माण होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि शब्द क्या है तो आप डायरेक्ट जवाब दो वर्णों का वह मेल जो सार्थक हो, वर्णों अथवा अक्षरों का वह मेल जिसका एक निश्चित अर्थ निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं? पद या शब्द। आपको ये बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब इसी में देखो कुछ सवाल है ध्यान से समझना। जैसे शब्द क्या है? भाषा के प्राण। बहुत आसान सवाल है और कई बार पूछा भी गया है कि भाषा के प्राण कौन है? शब्द। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? ध्वन्यर्थ को। ये दोनों सवाल ध्यान से समझना, आगे समझना। इसीलिए शब्द भाषा की एक स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। तो यहां से भी आपको एक बात समझ में आती है। तो मैंने आपको क्या समझाया? शब्द की परिभाषा जो पद की परिभाषा के समान है। शब्द या पद की परिभाषा क्या है? वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक हो, क्या कहलाता है? शब्द या पद कहलाता है। शब्द भाषा के प्राण है। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। देखो समझना, भाषा की मूल इकाई ध्वनि, भाषा की
मूल लिखित इकाई, वर्ण या अक्षर। भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, शब्द। तीनों सवाल अलग अलग है, आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, तो हमने शब्द की परिभाषा समझ ली। अब हम बात करते हैं आगे इससे कि जब शब्द की परिभाषा बन गई तो शब्द का निर्माण भी हुआ होगा। तो देखो, वैसे तो हम लोगों ने भाषा में ये समझा था कि शब्द का निर्माण हुआ है धातु से। धातु क्या होती है? वह है मूल शब्द जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं धातु। अब देखो, हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण करने के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द बनाने के कुल मिला के 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके समझो। पहला तरीका है कि मूल शब्द एक ले लीजिए, कोई भी जो हमें मिले थे 400-500 शब्द मूल, कुछ लेखकों के अनुसार 600। तो अगर मूल शब्द के आरंभ में कुछ भी जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बनाया जा सकता है, जैसे हम व्याकरण की भाषा में कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे पुत्र शब्द के आगे सु लगाने से हमारे पास मूल शब्द क्या है? पुत्र। सु लगा दिया, बन गया सुपुत्र। योग शब्द के आगे वी लगाने से बन गया वियोग। मास्टर शब्द के आगे हेड लगाने से बन गया हेड मास्टर। तो अगर एक तरीका यह है कि जो प्राकृतिक रूप से हमें मूल शब्द मिले थे, उन्हीं मूल शब्दों के आगे कुछ भी लगा दीजिए, जिससे क्या होगा? नए शब्दों का विकास होगा, नए शब्दों का जन्म होगा। भाषा का विकास होगा, शब्दों का जन्म होगा। आगे एक तो तरीका यह है कि मूल शब्द के आगे कुछ भी लगा दीजिए, यानी चैप्टर अपना बन गया उपसर्ग। एक मूल शब्द के पीछे कुछ भी लगा दीजिए, मूल शब्द के अंत में कोई भी हिस्सा जोड़ दीजिए, उसे क्या कहते हैं बताओ? प्रत्यय। वेरी गुड। जैसे सुंदर शब्द के पीछे ता लगाने से बन गया सुंदरता, लिख के पीछे आई लगाने से बन गया लिखाई। तो शब्द बनाने के 2 तरीके, पहला सिंपल याद रखो, उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय। उपसर्ग मतलब मूल शब्द के पहले कुछ भी लगा दो, प्रत्यय मतलब मूल शब्द के बाद में कुछ भी लगा दो। तीसरा है मूल शब्द में मूल शब्द जोड़ दो, 2 मूल शब्दों को मिलाकर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इस चैप्टर का नाम समास। ठीक है, तो शब्द निर्माण हम 3 चैप्टरों में करेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, जैसे नीलकमल, पदच्युत, आजीवन यानी जीवन भर, ये सारे शब्दों से हमने नए शब्द बनाने का प्रयास किया है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि शब्द निर्माण के कितने प्रकार हैं, 3 बताइए। कौन कौन से? मूल शब्द से आगे कुछ भी जोड़ो अर्थात उपसर्ग, मूल शब्द में पीछे कुछ भी जोड़ो अर्थात प्रत्यय, मूल शब्द में मूल शब्द जोड़ दो अर्थात समास। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी समझ में इतना आया है। अब यहां से देखो, हमने अभी पारिभाषिक रूप से पढ़ा था कि शब्द और पद दोनों की परिभाषाएं कैसी हैं? समान हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जो सार्थक हो। ठीक है, भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या है? शब्द। और वर्णों का मेल जो सार्थक हो क्या कहलाता है? शब्द या पद। अब यहाँ पे एक बहस हो सकती है कि क्या शब्द हमेशा सार्थक होते हैं, तो ये मैं अभी आगे जिक्र करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शब्द हमेशा सार्थक हो। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं शब्द और पद की। अब देखो क्या है, शब्द और पद अगर पारिभाषिक रूप से देखा जाए तो दोनों समान है, लेकिन सिंपल भाषा में समझा देता हूं, आप समझने का प्रयास करना ताकि मैं आपको पूरी बात बढ़िया से समझा पाऊं। देखो शब्द क्या है कि जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, राम जाता है। अब मेरी एक बात को समझना, जैसे मैंने ये लिखा राम श्याम गाय घोड़ा, ये लिख लिया। ठीक है, राम श्याम गाय घोड़ा। अब आप एक बात देखिए, इस राम का श्याम से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है ये, तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द। बात को समझना, पद स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं? बिल्कुल नहीं।
पद स्वतंत्र नहीं होते। कैसे कि अगर श्याम शब्द यहां लिखा है तो ये शब्द है, और अगर मैं लिख दूं कि श्याम आम खाता है, अगर मैं लिख दूं कि श्याम आम खाता है, तो ये बन गया अब पद। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वे शब्द जो वाक्य अथवा वाक्यांश में प्रयुक्त होने लगते हैं पद कहलाते हैं। बात को समझना, जैसे राम जाता है, तो यहाँ राम क्या है? पद है, और यहाँ पे राम क्या है? शब्द है। यहाँ श्याम क्या है? शब्द है, और यहाँ पे श्याम क्या है? पद है। जैसे यहाँ गाय शब्द है, और मैं बोलूं गाय घास चर रही है, तो गाय क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। तो इन जनरल समझ लीजिए कि शब्द ही पद कहलाता है अगर वह वाक्य अथवा वाक्यांश में प्रयुक्त किया जाने लगे। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे? आराम से समझते हैं। शब्द या पद की परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों का मेल सार्थक हो शब्द या पद कहलाता है। शब्द या पद में अंतर, शब्द स्वतंत्र इकाई है, पद हमेशा वाक्य या वाक्यांश में प्रयुक्त होता है। जैसे राम जाता है, यहाँ पद है, और राम यहाँ जो स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ ये शब्द है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इससे आगे। अब बात करेंगे शब्दों के प्रकार। तो बनावट या रचना के आधार पर सामान्यतः शब्द होते हैं तीन प्रकार के। पहले होते हैं रूढ़ शब्द। देखो रूढ़ का मतलब क्या है? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, कि जब उनके हिस्से किए जाए तो उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले। मतलब मैं शॉर्ट में अगर समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लीजिए कि जिन शब्दों का विभाजन किया जाए तो विभाजन करने पर उसके विभाजित तो हो जाए, लेकिन विभाजन का मूल अर्थ न निकले। अर्थात जिन शब्दों के वही अर्थ प्रयोग में लिए जाए जो प्रारंभ से आज तक समान रखे गए हैं, या ऐसे कह दो। तो परिभाषा अगर हमें याद रखनी है तो ये याद रखेंगे कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो हमारे लिए जो काम की परिभाषा है वो ये है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ पर पानी। अब पानी को तोड़ दिया जाए, पा और नी, लेकिन दोनों के अपने व्यक्तिगत अर्थ तो नहीं है, तो व्यक्तिगत अर्थ नहीं है तो इन्हें कहा जाएगा रूढ़ शब्द। कोई भी, अच्छा देखो सिंपल, रात है, दिन है, काम है, नाम है, आदि शब्द हैं। इनके अगर खंड किए जा सके तो अर्थ नहीं निकलेंगे, और जब शब्दों के खंड किए जाने पर अर्थ न निकले तो उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखो इसी रूढ़ शब्द को लेकर कुछ सवाल जो है हमारे मन में जरूर आने चाहिए, उनको लेके हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो रूढ़ होते कौन कौन से? पहले ये समझ लो। ठीक है, जैसे ये, अच्छा रूढ़ कौन से? वही मूल शब्द जो हमें प्रकृति द्वारा सबसे प्रारंभ में दिए गए। ऐसा माना जाता है कि 500-600 शब्द में शुरुआत में ही मिल गए थे। कहां से है उनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं। जैसे खाना हुआ, पीना हुआ, पान हुआ, रोटी हुआ, आंख हुआ, आंग हुआ, लंबा हुआ, मोटा हुआ, घोड़ा, गाय, बैल, सांड, कुर्सी, किताब, कलम। तो ये सब जो सामान्य रूप से प्रचलन में शब्द है जिनका अपना एक स्पष्ट मीनिंग होता है और उस अर्थ को कभी बदला नहीं जाता है, अर्थात जिसके खंड न किए जा सके, वो सब क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द को लेके कुछ सवाल इसके बाद भी बचते हैं। जैसे आराम से समझना ध्यान से, कुछ बेसिक से सवाल है कि रूढ़ को ही कहा जाता है अयौगिक। अयौगिक क्यों? क्योंकि रूढ़ शब्द दो अलग अलग शब्दों का मेल नहीं है। मेल नहीं है इसीलिए तो उसके खंड नहीं किए जा सकते। तो रूढ़ क्या हो गया? ऐसे शब्द जिनको विभाजित न किया जा सके। क्यों नहीं विभाजित किया जा सकता? क्योंकि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर नहीं बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अयौगिक। इन्हीं को मौलिक या मूल कहा जाता है। मौलिक क्यों कहा जाता है भैया? मौलिक मतलब जो प्रकृति ने हमें सबसे पहले शब्द दिए वो कहलाते हैं मौलिक।
क्लियर है? ये वाली बात तो आपने समझ ही ली कि रूढ़ वे होते हैं जिनके खंड न किए जा सके, और जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। मतलब सारी कहानी समझा के सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझ लो, रूढ़ वे हैं जो प्रकृति ने हमें सबसे पहले दिए, रूढ़ वे हैं जो प्रकृति द्वारा हमें जब दिए गए तो हमने उनसे नए शब्द बनाए, रूढ़ वे हैं जिनके खंड न किए जा सके। खंड का मतलब दो अर्थपूर्ण खंड न किए सके। वैसे तो हर शब्द को तोड़ा जा सकता है वर्णों या अक्षरों में, ठीक है, ऐसे न तोड़ा जाए, उसके अर्थ निकल आए, क्या कहलाएगा? रूढ़। आगे, बनावट या रचना के आधार पर दूसरा प्रकार है आपका यौगिक शब्द। अब देखो, अयौगिक कौन से थे? रूढ़। अयौगिक क्यों? बिना मिलाए बनाए गए। तो यौगिक कौन से हो गए? जो मिलाकर बनाए गए। तो आराम से समझना, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? तो यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने। मतलब देखो, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, अर्थात उनके खंड करने पर उन खंडों के वही अर्थ रहते हैं जो अर्थ वे यौगिक होने पर देते हैं। मतलब मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लो, रूढ़ कौन सी थी ये बताओ? रूढ़ वे हैं जिनके खंड अगर करोगे तो दोनों अलग अलग या तीनों अलग अलग हिस्सों के अर्थ नहीं निकलेंगे। यौगिक कौन से? कि अगर खंड करोगे ना तो दो या तीन जितने भी हिस्से बन रहे हैं उन सबके अपने अलग अलग अर्थ निकल आएंगे। तो ऐसे शब्द जिनके खंड अगर किए जाए तो अलग अलग अर्थ प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होता है समझो। जैसे यह शब्द है पाठशाला, यानी पाठ और शाला, दोनों का अर्थ निकल के आ रहा है पाठ और शाला। महादेव, महान देव, दोनों का निकल रहा है प्रयोगशाला। शाला अर्थात घर, प्रयोग अर्थात जहां प्रयोग किया जाए। स्नानाग्रह, स्नान, स्नान और ग्रह, ग्रह शब्द घर, स्नान, स्नान जानते हो। देवालय, देव प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार, अनुशासन, अनु प्लस शासन, दुर्जन, दोह प्लस जन, सज्जन, सत्य प्लस जन। तो ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनको उनके अगर मूल शब्दों में तोड़ा जाए तो दो या दो से अधिक ऐसे मूल शब्द बनेंगे जिनके अपने निश्चित अर्थ होंगे। तो यौगिक कौन से? तोड़ा जा सकता है, रूढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता। किसमें तोड़ना? अर्थपूर्ण शब्दों में। यौगिक शब्दों को जब जब उनके मूल अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ा जाएगा तो अर्थ निकल आएगा। रूढ़ शब्दों का मूलतः तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है, समझना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यौगिक पहचानेंगे कैसे? सिंपल, आपने जो जो संधि में पढ़ा, जो मैं पढ़ा चुका हूं, यौगिक। जो आप उपसर्ग में पढ़ोगे आगे, यौगिक। जो प्रत्यय में पढ़ोगे, यौगिक। और जो समास में पढ़ोगे वो सब यौगिक। तो सिंपल देखो, संधि में पढ़ा चुका हूं, उपसर्ग और प्रत्यय में आगे पढ़ाऊंगा। तो जो शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ाऊंगा और जो शब्द में समास में पढ़ाऊंगा वो सब किस श्रेणी में आएंगे? यौगिक में। आप समझ गए? तो सिंपल बात हमारी यहां से समझना कि यौगिक के अंतर्गत हम जिक्र करेंगे 4 चैप्टर का। कौन कौन से 4 चैप्टर? आइए थोड़ा पहले यौगिक को समझ लेते हैं तब जिक्र करेंगे 4 का। देखिए, तो यौगिक में देखो और उदाहरण समझ लो। वैसे तो उदाहरण हम लोग पढ़ चुके, वही काफी है। कि जैसे एक शब्द है राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्र और पति। छात्रावास, छात्र और आवास। पीलापन, पीला और पन। पर्यवेक्षक, पर्य प्लस वेक्षक। पंचवर्षी, 5 प्लस वर्षीय। ठीक है। रंगीला, रंग प्लस ईला। तो ऐसे शब्द जिनको 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ा जा सके कहलाते हैं यौगिक, और जिनको 2 या 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों में न तोड़ा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। चलिए बढ़िया। अब यौगिक मैंने क्या बताया, कैसे पहचानोगे? कि उपसर्ग में जो भी पढ़ा यौगिक है, प्रत्यय में जो भी पढ़ा यौगिक है, संधि में जो पढ़ चुके हैं यौगिक है, और समास में भी जो पढ़ेंगे यौगिक है। अब बात आती है कि उपसर्ग होता क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था शब्द बनाने के 3 प्रकार है, शब्दों की रचना करने के 3 प्रकार है। पहला कौन सा है?
कि अगर शब्दों के पहले कोई शब्द लगा दिया जाए जिससे उसका अर्थ बदलता हो तो वह शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग। जैसे प्रबल शब्द में प्र उपसर्ग है, सत्कर्म शब्द में सत उपसर्ग है। ऐसे शब्द जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ विशेष को बदल देते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। आराम से समझना। प्रत्यय पढ़ तो चुके ही हैं, बस एक तरह से ऐसे समझ लो कि दोबारा सुन ले रहे। अच्छा ये चैप्टर देखो, अभी उपसर्ग का जिक्र विस्तार से क्यों नहीं कर रहा हूं, अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ पे केवल शब्द पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे समझना, प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे बाल से बना बालक, अक जोड़ के, मृदु से बना मृदुल, ठीक है। तो इस प्रकार से मूल शब्द के पीछे कुछ जोड़ दो और अर्थ में अगर परिवर्तन आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अगला है आपका संधि। तो संधि के बारे में मैंने क्या बताया था कि संधि शब्द का तात्पर्य है मेल से। सम प्लस धि से बना संधि, जिसका मतलब है कि दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल, उस ऐसा मेल जिससे कोई परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो कहलाता है संधि। विस्तार से इसका जिक्र कर ही चुका हूं, ठीक है। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय से बना विद्यालय, विसर्ग संधि यहां पर बन गई। तो इस आधार पर हमें पता ये यौगिक है। आगे है समास। देखो समास का मतलब ही है, कई बार पूछ लिया जाता है अर्थ। जैसे संधि का अर्थ मेल है, वैसे ही समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सम प्लस आस। सम का अर्थ है अच्छी तरह या पास, और आस का अर्थ है बैठना या मिलना, ठीक है। तो सम का अर्थ है अच्छी तरह या पास, और आस का मतलब है बैठना या मिलना। तो समास का मूल अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त करना। देखो समझो, दो या जो परिभाषा हमें किताबों में मिलेगी उस पर आते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिससे विकार उत्पन्न हो संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिससे विकार उत्पन्न हो समास कहलाता है, ठीक है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि, शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार समास, ठीक है। पूछा गया था ये सवाल कई बार। चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया यौगिक के बारे में। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि हमने पढ़ा बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार हैं, जिनमें से दो का जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक। अब आ जाता है तीसरा आपका योग रूढ़। अब देखो योग रूढ़ कैसे बना? योग और रूढ़ से। रूढ़ कौन से हैं? जिनके खंड न किए जा सके, जिनको विभाजित न किया जा सके, दो या दो से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों में, तो उन्हें कहते हैं रूढ़। योग रूढ़ कौन से हैं? कि मिलाकर तो बनाया गया है लेकिन इनका अपना एक निश्चित अर्थ है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे समझो, जो शब्द यौगिक संज्ञा के समान लगे किंतु उनके अर्थ का बोध न कराकर किसी दूसरे ही विशेष अर्थ का बोध कराए उसे योग रूढ़ कहते हैं। मतलब शब्द पढ़कर तो ऐसा लगे आपको कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर बना है, लेकिन इसका अर्थ उन शब्दों पर आधारित न हो जिन शब्दों के बारे में हमने व्याख्या करी है। समझना। तो अब मैंने अभी यौगिक में आपको बोला कि जितने भी समास के शब्द हैं वो सब यौगिक हैं। वो बात यहां जाके काउंटर हो जाती है फिर कि ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुव्रीहि समास के शब्द हमेशा अपने मूल शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं देते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्दों का अर्थ अनन्य प्रकार से निकाला जाता है या कोई अलग ही अर्थ होता है। तो ये तो योग रूढ़ हो गया। इसलिए सीधा देखो यहां लिख के दिया गया है, बहुव्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। या आगे की बात को समझना है। जैसे
समझ रहे हैं। जैसे कपीश्वर शब्द दो चीजों से बना है, कपि प्लस ईश्वर, लेकिन क्या इसका मतलब कपि अर्थात बंदर या ईश्वर से है? नहीं। कपीश्वर किसको कहते हैं? हनुमान जी को, ठीक है। हालांकि उसके लगभग अर्थ वही है, लेकिन कपीश्वर से हनुमान जी का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मनोज कामदेव को, वज्रपाणी इंद्र को, लंबोदर गणेश जी को, चतुरानन ब्रह्मा जी को, त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग को, दुर्वासा एक ऋषि का नाम है, रतिकांत कामदेव को, विश्वामित्र एक ऋषि का नाम है, घनश्याम श्री कृष्ण को, नीलकंठ शंकर को, त्रिनेत्र शंकर जी को, चतुर्भुज ब्रह्मा जी को, बीड़ापाणी मां सरस्वती को, ठीक है। और समझ लीजिए कुछ और उदाहरणों को लिया है मैंने, ठीक है। षडानन कार्तिकेय महाराज को, पद्मासना लक्ष्मी जी को, पंचानन शिव जी को, वक्रतुंड गणेश जी को, चक्रधर विष्णु जी को, कलकंठ कोयल को, षटपद भौरा को, दशरथ राम के पिता को, चारपाई खाट को, चक्रपाणी विष्णु को, बीड़ापाणी सरस्वती को, दशानन रावण को, पद्मासन ब्रह्मा को, सहस्त्राक्ष इंद्र को, मुरारी श्री कृष्ण को, गिरधर भगवान श्री कृष्ण को, हलधर बलराम को, बीड़ावादिनी मां सरस्वती, हनुमान जी, बजरंगबली, पंकज कमल। तो मैंने कई सारे उदाहरण आपके सामने पढ़े और ये बात समझाने का प्रयास किया कि जितने भी बहुव्रीहि समास वाले शब्द हैं वो सभी शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं किसके अंतर्गत? योग रूढ़ के अंतर्गत। वेरी गुड। और चाहे तो आगे की बात यहां तक समझ लिए। चलिए, तो शुरुआत में आज हम लोगों ने शुरू किया इस चैप्टर को, तो यहीं तक रखते हैं। डाटा ज्यादा ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, छोटी रखते हैं पहले, धीरे धीरे करके डाटा को बढ़ाएंगे। तो यहां तक आप पढ़ लीजिए, बाकी हम मिलेंगे इससे आगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए और वीडियो को कई बार देखिए ताकि ये डाटा आपको समझ में आ जाए। दिक्कत है कमेंट में बताइए, ठीक है, वहां से मिलकर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में।